नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से इकाई 1 के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जितने भी 2 अंक वाले प्रश्न हैं, इनका अभ्यास करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोई 3 प्राकृतिक सूचक के नाम लिखिए। कौन कौन से प्राकृतिक सूचक होते हैं? देखिए, इसके उत्तर हैं हल्दी, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी, है ना। ये तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। प्रश्न क्रमांक 2, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। कौन कौन से ऐसे अम्ल हैं जो भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं? पहला है साइट्रिक अम्ल, जो कि संतरा में पाया जाता है। दूसरा एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें क्षार पाया जाता है। कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें क्षार पाया जाता है? पहला चूना। चूना में कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा, इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला है धोवन सोडा। इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3, है ना। इस तरह से ये प्राकृतिक स्रोत हैं क्षार के। अगला प्रश्न है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो चलिए देखते हैं। यह हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ हो रही है। चूंकि जिंक धातु जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है, इस कारण से यह जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और स्वयं जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर के इस तरह से जिंक क्लोराइड बना लेता है और इस तरह से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जब भी किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उत्तर, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है जो खाने योग्य नहीं होता है। इस कारण पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। जब भी किसी खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होने के कारण धातुओं के साथ क्रिया करके एक हानिकारक पदार्थ बनाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस कारण से हमको दही या जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी को पीतल या तांबे के बर्तन में या धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, विलयन में जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। किसी भी विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी या उनकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो निश्चित रूप से वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, कोई 3 रासायनिक सूचक के नाम लिखिए। कौन कौन से 3 रासायनिक सूचक हैं? आइए देखिए। पहला मेथिल ऑरेंज, दूसरा फिनाइलेप्थिलीन, तीसरा मेथिल रेड। अगला प्रश्न, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं? यदि हाँ तो यह विलयन क्षारीय क्यों होता है?
हम जानते हैं कि जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। तो क्या किसी विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो क्या वह विलयन क्षारीय होता है? बिल्कुल। किसी क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, किंतु H प्लस आयन की संख्या OH माइनस आयन की संख्या से कम होती है, इसलिए विलयन क्षारीय होता है। अर्थात किसी विलयन में H प्लस आयन है, बहुत अधिक मात्रा में है, तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, और OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक हो तो वह विलयन क्षारीय होता है ना। जब ये दोनों की मात्रा बराबर होगी तो विलयन उदासीन होगा, है ना। लेकिन इन दोनों में से किसी की भी मात्रा, चाहे वो हाइड्रोजन आयन हो या फिर OH माइनस आयन हो, दोनों में से किसी एक की भी मात्रा थोड़ी सी भी अधिक हो जाती है तो विलयन उसके अनुसार, विलयन की प्रकृति उसके अनुसार हो जाती है। इस कारण से क्षार में H प्लस आयन भी उपस्थित होता है, किंतु OH माइनस की संख्या अधिक होती है, इसलिए विलयन क्षारीय होता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में अम्लों एवं क्षारों को पहचानो। कौन कौन से इसमें अम्ल हैं, कौन कौन से क्षार हैं? ये तो हमारा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षार है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्षार हैं। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। उत्तर, कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल है या फिर दुर्बल है, यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जल में H प्लस आयन देता है, इसलिए यह अम्ल है, जबकि NH4OH माइनस आयन, यह OH माइनस आयन देता है जो आंशिक रूप से आयनित होता है, अतः यह दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है। तो यहाँ पर कौन से उत्पाद बन रहे हैं देखिए, यह समीकरण संतुलित होना चाहिए। यहां से एक कैल्शियम, यहां से 2 क्लोरीन लेकर के कैल्शियम क्लोराइड बना लिया इस तरह से, है ना। ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 6 है, और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहां से ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 ऑक्सीजन लेकर के, यहां से 2 ऑक्सीजन लेकर के जल बना लेते हैं, 2H2O, जल के 2 अणु बना लेते हैं। तो यहां पर अभी ऑक्सीजन हमारे पास कितने बचे, 4 ऑक्सीजन बचे हैं, और यहां पर कार्बन, कार्बन भी है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस तरह से यहां से 2 कार्बन, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन मिलकर के इस तरह से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। तो इस तरह से यह समीकरण एक संतुलित समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। प्रबल अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्रबल अम्ल वे अम्ल जिनका जल में आयनन पूर्णतः होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जिसका जल में आयनन पूर्णतः हो जाता है, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। कौन कौन से अम्ल हैं जो पूर्णतः आयनित होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, है ना। ये दोनों जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। ये दोनों प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है, दुर्बल अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। इसका उल्टा, प्रबल अम्ल का उल्टा।
दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनका जल में आयनन आंशिक रूप से होता है, यह पूरी तरह से आयनित होते हैं तो प्रबल अम्ल, आंशिक रूप से आयनित होते हैं तब उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। इसके कौन कौन से उदाहरण है देखिए, यह हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिड, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, यह कार्बोनिक अम्ल है। ये दोनों जो अम्ल हैं यह दुर्बल अम्ल हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी समझाइए। उत्तर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है ना, इसके जलीय विलयन की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से मिलकर के बना होता है। चलिए अगला प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है ना, कि कुछ टुकड़े को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तो प्रारंभ में रंग में कोई परिवर्तन नहीं देता, किंतु कुछ समय बाद उसका रंग नीला होने लगता है। कारण समझाइए। शुरू में तो लिटमस पेपर में किसी तरह का रंग परिवर्तन नहीं होता, किंतु कुछ देर बाद ये जो लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार, क्षारीय पदार्थ जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, शुरू में लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु कुछ समय बाद क्या होता है, नमी आ जाती है जिसके कारण से थोड़ा सा उसमें गीलापन आता है और वह लिटमस पेपर में उसका जो है परिवर्तन हमको दिखाई देने लगता है। तो इसका उत्तर देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़े को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तो प्रारंभ में रंग में कोई परिवर्तन नहीं देता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अनाद्र है, सूखा है बिल्कुल, है ना, परंतु कुछ समय पश्चात नमी के कारण लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। बस यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहां तक हमने 15 प्रश्नों के उत्तर देखा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 2 अंक के प्रश्न है। बाकी अन्य प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।